Okay, students, now we shall discuss from rubber. That is the remaining of chapter number 4, remaining part of chapter number 4, agriculture of 10th class geography. Now we shall discuss about rubber. As students, we know natural rubber is an equatorial crop native of the Amazon equatorial forest. नेचुरल रबर एक ऐसी फसल है जो कि इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो की जाती है और इक्वेटोरियल क्रॉप जो कि कहाँ की निवासी है, नेटिव ऑफ द अमेजन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट दैट इज़ इन साउथ अमेरिका, बट इट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन इसको उगाया जा सकता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी। इट इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल प्लास्टिक विद मैनी इनवैल्यूएबल क्वालिटीज़। ये एक इस तरह का प्राकृतिक प्लास्टिक है जिसमें कि बहुत सारी ऐसे गुण हैं, ऐसी क्वालिटीज़ हैं इनवैल्यूएबल क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ का खींचना और वो एक रबड़ जैसा वो फिर से श्रंक हो जाए। रेजिस्टेंस टू वाटर रेजिस्टेंट होती है रबड़। एंड नॉन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पर भी नॉन कंडक्शन है ये। रबर ट्री ग्रोज वेल इन रीजन्स हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रबर ट्री उन क्षेत्रों में ज़्यादा ग्रो करते हैं जहाँ का क्लाइमेट हॉट, गर्म और ह्यूमिड होता है। इन इंडिया रबर ट्रीज ग्रो इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर। इंडिया में रबर ट्री ग्रोज होते हैं एक नैरो यानी एक छोटी सी बेल्ट है, लगभग कितनी 400 किलोमीटर के लगभग एक्सटेंडेड, जो कि फैली हुई है फ्रॉम कन्याकुमारी इन द साउथ टू द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जो कि फैली हुई है कन्याकुमारी से साउथ की तरफ टू साउथ में, कन्याकुमारी से साउथ में कहाँ की तरफ फैली हुई है, वहाँ से टू द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के विंड जिस तरफ होती है उस साइड में फैली हुई है। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, केरला रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड कंट्रीब्यूट्स 90% ऑफ द टोटल रबर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। और कहीं ना कहीं देश में जो रबर प्रोडक्शन होता है उसमें 90% जो योगदान है वो केरला का है। ये स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा याद रखेंगे केरला के बारे में। नाउ जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स, टेम्परेचर। इट इज़ अ ट्री ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। रबर का जो ट्री है वो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होने वाला ट्री है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है एंड रिक्वायर्स अ कांस्टेंट हाई टेम्परेचर, और इसे लगातार हाई टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से अबव का। दस द ट्री कैन नॉट बी ग्रोन एट हाई एल्टीट्यूड्स, इसलिए इस रबर ट्री को हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंचे स्थानों पर नहीं ग्रो किया जा सकता। नाउ रेनफॉल। इट नीड्स हैवी एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इसको पूरे साल भारी बारिश की ज़रूरत होती है और वो बारिश भी लगातार पूरे साल समय समय पर होती रहनी चाहिए। दिस प्लांट नीड्स रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर, और इस प्लांट को एक ऐसी वर्षा की ज़रूरत होती है जिसकी जो रेंज है वो 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। अगर हम वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वहाँ पर इंडिया 5th प्लेस पर आता है। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, लेकिन इंडिया में केरला रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। केरला अकाउंट्स फॉर अबाउट 91% ऑफ द टोटल एरिया अंडर रबर प्लांटेशन। रबर प्लांटेशन में टोटल एरिया का 91% पार्ट रबर प्लांटेशन में केरला ने इंक्लूड किया हुआ है। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गैरो हिल्स ऑफ हिमालयाज आर द अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ। केरला के बाद तमिलनाडु है, कर्नाटका है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं एंड गैरो हिल्स हैं ऑफ हिमालयाज में। ये सभी प्रोड्यूसर्स हैं रबर के। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट फाइबर क्रॉप्स, जैसे कि फाइबर क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, हेम्प,
भांग एंड नेचुरल सिल्क और सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं ग्रोन इन इंडिया जो कि भारत में ग्रो की जाती हैं। द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। पहली जो 3 फाइबर क्रॉप्स हैं वो सॉइल में ग्रो की जाती हैं, क्रॉप की तरह ग्रो की जाती है। द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स, जबकि जो नेचुरल सिल्क है वो कोकून से प्राप्त की जाती है। ऑफ द सिल्क वर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स, जो कि ग्रीन लीव्स जिनका कि पालन पोषण होता है, स्पेशली मलबेरी। और इनको कहाँ पर पाला जाता है? स्पेशली जो शहतूत का जो पेड़ होता है, मलबेरी ट्री होता है, वहाँ पर इनको पाला जाता है। फेड ऑन ग्रीन लीव्स, ये ग्रीन लीव्स को फीड करते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। और कहीं ना कहीं सिल्क वॉर्म्स को पालना सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए, ये क्या कहलाता है? दिस टर्म इज नोन एज सेरिकल्चर। नाउ कॉटन। कॉटन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया में कॉटन सबसे ज़्यादा प्रमुख फाइबर क्रॉप है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में कॉटन एक रॉ मटेरियल की तरह ली जाती है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। यूएसए एंड रशिया आर अदर 2 इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स। और चाइना इंडिया के बाद यूएसए और रशिया भी कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं। नाउ वी शैल स्टार्ट फ्रॉम geographical requirements. As we know, cotton is a crop of tropical and subtropical areas. कॉटन एक ऐसी फसल है जो कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन्स में ग्रो की जाती है, बट इट कैन बी कल्टिवेटेड इन हायर लैटिट्यूड्स। लेकिन इसको ऊंचे स्थानों पर कल्टिवेट किया जाता है, प्रोवाइडेड देयर इज़ नो फ्रॉस्ट, बशर्ते वहाँ पर फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। इट इज़ कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। इसको खरीफ फसल की तरह कल्टिवेट किया जाता है। एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मेच्योर। और इस फसल को पकने में 6 से 8 मंथ्स लगते हैं। नाउ टेम्परेचर। कॉटन नीड्स अ वार्म क्लाइमेट। कॉटन को वार्म क्लाइमेट की, गर्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। समर टेम्परेचर्स ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इन अबंडेंट सनशाइन इज नेसेसरी। समर टेम्परेचर जैसा होता है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और एक बहुत अबंडेंट सनशाइन, तेज़ धूप की आवश्यकता होती है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट की ग्रोथ के लिए। अ लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, एक लंबा पीरियड जहाँ पर जो कि 200 दिन का होता है, जो कि फ्रॉस्ट फ्री डेज होते हैं। इट ऑल्सो इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्लांट टू मेच्योर। यानी फ्रॉस्ट फ्री डेज सबसे ज़्यादा सही समय होता है इनके लिए, इस प्लांट को मेच्योर होने के लिए। नाउ रेनफॉल। मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल इज़ एडिक्वेट फॉर कॉटन कल्टिवेशन। रेनफॉल हल्की रहनी चाहिए, मतलब औसतन होनी चाहिए, पर्याप्त होती है कॉटन कल्टिवेशन के लिए। रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इज एडिक्वेट। अगर रेनफॉल हो रही है 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच की तो वो पर्याप्त है। द क्रॉप कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। और ये क्रॉप सफलतापूर्वक ग्रो की जाती है उन क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा कम होती है। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, केवल इरिगेशन मात्र से इसका काम चल जाता है। नाउ सॉइल। सॉइल कैसी होनी चाहिए? कॉटन कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। कॉटन का प्रोडक्शन अलग अलग वैरायटी ऑफ सॉइल्स में हो सकता है, बट द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। लेकिन ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू की, जिसके अंदर क्षमता होती है मॉइस्चर को रिटेन करने की, इज़ मोस्ट सूटेबल, वो ज़्यादा सूटेबल है। इट ऑल्सो ग्रोज वेल इन एल्यूवल सॉइल्स। ये अच्छे तरीके से ग्रो होती है एल्यूवल सॉइल्स में ऑफ द सतलज गंगा प्लेन पर। नाउ एरियाज ऑफ प्रोड्यूसन। द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। बेटे आपको सब याद करना पड़ेगा। पंजाब एंड हरियाणा ग्रो द लॉन्ग स्टेपल वैरायटी। वह पंजाब और हरियाणा लंबे समय तक इस वैरायटी को ग्रो करते हुए आ रहे हैं, या फिर ये जाने जाते हैं इस बात के लिए। नाउ जूट, ये इम्पॉर्टेंट है। जूट बेटे पूछ लिया जाता है ज़रूर, गोल्डन फाइबर के रूप में, है ना, गोल्डन फाइबर भी हम इसको कहते हैं। जूट इज़ अ ट्रॉपिकल फाइबर प्लांट एंड ग्रोज वेल इन द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। जूट एक ऐसा फाइबर प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है। और कहाँ पर?
डेल्टा रीजन पे ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पर ये ग्रो होती है फसल। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है जो कि जूट का प्रोड्यूसर है। जूट इज़ द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। जूट भारत का गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है बिकॉज इंडिया अर्न्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग जूट। जूट को एक्सपोर्ट करके इंडिया को काफ़ी मुनाफा होता है। जूट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स बनाने के लिए, नेट्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, यार्न धागे बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए और दूसरे ऑर्नामेंटल आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियों, जितने भी आभूषण युक्त जो कलाकृतियाँ हैं उन सब चीज़ों को बनाने में ड्यू टू हाई कॉस्ट इसकी जो हाई कॉस्ट है उसकी वजह से मार्केट में इज़ थ्रेटन्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फायर्स, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हाई कॉस्ट की वजह से एक डर है किस चीज़ का कि प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। मैनी कमोडिटीज़ आर नाउ पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स रदर देन सैक्स, क्योंकि ये कॉस्टली होती है इस वजह से बहुत सारे सामान जो कि अब पैक किया जाने लगा है पॉलीथीन बैग्स में बजाय सैक्स। सैक्स मीन्स क्या होते हैं, जो जूट की जो बोरियां बनी हुई होती हैं, बोरे बने हुए होते हैं, उनकी बजाय अब पॉलीथीन्स का यूज़ किया जाने लगा है। नाउ जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जूट इज़ द क्रॉप ऑफ टेम्परेचर कैसा चाहिए? जूट इज़ द क्रॉप ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जूट एक ऐसी फसल है जिसे गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। सो इट नीड्स हाई टेम्परेचर, इसलिए इसको अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। वेरिंग फ्रॉम 24 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि लगभग 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इससे ज़्यादा आर्द्रता की ज़रूरत होती है। नाउ रेनफॉल। The jute plant needs heavy rainfall of about 170 cm to 200 cm. जूट प्लांट को हैवी रेनफॉल की आवश्यकता पड़ती है लगभग 170 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच की, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ग्रोइंग क्रॉप पीरियड। और ये सही तरीके से क्रॉप ग्रोइंग पीरियड में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी वर्षा समय समय पर होती रहनी चाहिए। कंटिन्यूस ड्रॉट इज़ डैमेजिंग टू द क्रॉप। अगर सूखा रहेगा लगातार तो कहीं ना कहीं फसल कैसी हो जाएगी, फसल को नुकसान हो जाएगा। नाउ सॉइल। जूट रैपिडली एग्जॉस्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जूट तेजी से सॉइल की फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट खत्म करता चला जाता है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट सॉइल इज़ रिप्लेनिश्ड एनुअली। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सॉइल की जो उर्वरक क्षमता है उसको बराबर बनाए रखना पड़ता है समय समय पर बाय द सेल्फ लेडन फ्लड वाटर ऑफ द रिवर। किसके माध्यम से? सिल्ट के माध्यम से। जो सिल्ट कौन बहा कर लेकर आती है? नदियाँ अपने साथ फ्लड वाटर के साथ लेकर आती है। जूट कैन बी ग्रोन इन सैंडी एंड क्ले लोम्स। जूट को सैंडी और क्ले लोम्स में, यानी सैंडी सॉइल या फिर क्ले चिकनी जो मिट्टी है वहाँ पर भी ग्रो किया जा सकता है। बट डेल्टाइक सॉइल इज़ कंसिडर्ड बेस्ट। लेकिन जूट प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल है वो डेल्टाइक सॉइल मानी जाती है। बिकॉज डेल्टाइक सॉइल इज़ रिन्यूड एवरी ईयर। क्योंकि जूट सॉइल की फर्टिलिटी को समय समय पर एग्जॉस्ट करता रहता है, इस वजह से डेल्टाइक सॉइल बहुत बेहतर रहती है इनके लिए। क्योंकि डेल्टाइक सॉइल हर साल रिन्यू हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट के जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उनमें गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र हैं। ड्यू टू फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो एल्यूवियल डिपॉजिट्स रिवर की वजह से एल्यूवियल सॉइल है और इस वजह से वो सॉइल फर्टाइल है विच इज़ रिन्यूड एवरी ईयर, जो कि हर साल रिन्यू की जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी शैल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। द पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ इंडिया इज़ वेरी लो। अगर हम प्रति हेक्टेयर जो उपज है भारत की उसकी बात करें तो वो बहुत कम है। देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन रिसेंट ईयर्स। कुछ इम्प्रूवमेंट सुधार हुए हैं पिछले सालों में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, कुछ योजनाओं के माध्यम से। बट कंडीशन इन एग्रीकल्चर हैज़ नॉट चेंज्ड मच एंड मच रिमेन्स टू बी डन। लेकिन एग्रीकल्चर की, अगर कृषि की हम स्थिति की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, इसलिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। जो परिणाम हम लोग चाहते हैं उसके लिए भी बहुत कुछ हमें करना बाकी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप टेबल देख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स।
नाउ फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ क्लियर, इस टेबल से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है डेट दो द जीडीपी रेट इज़ इंक्रीजिंग, हालांकि जीडीपी रेट लगातार बढ़ रहे हैं, बट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ रिमेंड द सेम, लेकिन एग्रीकल्चर का जो अपना योगदान है वो उतना ही है। द स्टिगनेंट ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, और कहीं ना कहीं जो रुका हुआ जो वृद्धि दर है एग्रीकल्चर की फील्ड में वो एक चकित कर देने वाली स्थिति है, यानी वो एक सोचने का विषय है। नाउ हियर आर सम रीजंस, वो फैक्टर्स की बात अब हम करेंगे जो कि भारत में लो प्रोडक्टिविटी का कारण है, जिसमें कि ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ओवर क्राउडिंग इज अ मेजर फैक्टर। द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के सामने जो एक प्रमुख समस्या है वो क्या है, इज दैट क्या प्रमुख समस्या है, इज दैट देयर आर टू मैनी पीपल who depend on agriculture। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। सिंस 1901 से ही द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, लोगों का जो रेशियो है वो कृषि पर आधारित है, कांस्टेंट इतना ही बना हुआ है, लगभग 70%। फिर आपको द सेकंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ है, क्योंकि फिनेंस की जो इनएडिकेसी है ये लैंड होल्डिंग साइज़ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स और 5 एकर्स, लगभग कितना 2 हेक्टेयर्स अगर या फिर लगभग 5 एकर्स। नॉट ओनली एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स आर स्मॉल, ना केवल एग्रीकल्चरल जो संपत्ति है जो होल्डिंग्स हैं वो कम है, बल्कि दे आर ऑल्सो फ्रेगमेंटेड, बल्कि वो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के बहुत सारे हिस्से में प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव बिकम सो स्मॉल, लैंड के जो प्लॉट्स हैं वो इतने छोटे हो गए हैं डेट इट इज़ इम्पॉसिबल, कि असंभव हो गया है टू यूज़ मॉडर्न मशीनरी, की उन पर मॉडर्न आधुनिक मशीनरी का यूज़ किया जाए। सिंस द एवरेज एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स आर टू स्मॉल, हालांकि अगर हम औसत एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स की बात करें तो वो बहुत कम है। नो साइंटिफिक कल्टीवेशन विद इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स, ना ही कोई वैज्ञानिक तकनीकी या फिर कल्टीवेशन के लिए कोई भी सुधार नहीं देखने को मिला है, नहीं सीड्स को लेकर कोई सुधार देखने को मिला है। स्मॉल साइज्ड होल्डिंग्स लीड टू ग्रेट वेस्ट ऑफ टाइम, स्मॉल साइज होल्डिंग्स पर कल्टीवेशन करना कहीं ना कहीं समय का नष्ट होना है, लेबर का एज वेल एज कैटल पावर का। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ पुअर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन एक और फैक्टर क्या है कि प्रोडक्शन के लिए तकनीकी जो यूज़ की जाती है वो बहुत बेहतर नहीं की जाती है। द इंडियन फार्मर्स हैव बीन यूजिंग ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इंडियन फार्मर्स हैं वो अभी भी प्राचीन या अयोग्य तरीके अपना रहे हैं, तकनीकी अपना रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। ओनली इन रिसेंट ईयर्स, फिलहाल के सालों में, एंड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, काफ़ी हद तक द फार्मर्स हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग मॉडर्न मशीन्स। अब फार्मर्स ने शुरू कर दिया है मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करना, जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं या फिर थ्रेशर्स हैं या फिर कंबाइंस हैं। देयर इज़ ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इम्पोर्ट्स, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो लोग इम्पोर्ट कहते हैं ना, इम्पोर्ट लगाएंगे फिर प्रोसेसिंग होगी फिर आउटपुट होगा, तो जो इम्पोर्ट जो पहल की जाती है किसानों के द्वारा, जैसे कि HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखने को मिलती है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तकनीकी और जो इंस्टीट्यूशन वाइज जो सुधार हुए हैं वो कैसे हुए हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे मतलब लगभग लैंड के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं
कॉम्प्रहेंसिव स्टूडेंट्स डीलिंग विद ऑल और लगभग नियरली, है ना, और नियरली। जैसे कि इन द 1980s, 1990s, 1980s और 1990s में अ कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसमें कि अगर हम संस्थात्मक तौर पर देखें या फिर तकनीकी के आधार पर देखें तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए हैं और उनमें तकनीकी को लेके काफ़ी सुधार हुआ है। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, बहुत सारे ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि क्रॉप्स के लिए अगर ड्रॉट, अगर सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए, साइक्लोन हो, फायर हो, डिजीज़ हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए किसान को क्या दिया जाए, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस कराने की सुविधा दी जाए। स्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, और ये स्थापित जगह जगह ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं। बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन, और बैंक्स अब लोन भी प्रोवाइड करने लगे हैं, लोन फैसिलिटीज़ भी मिलने लगी हैं फार्मर्स को एट लोअर रेट्स, कम दर पर ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर उन पर कम रखी जाती है। व्हाट सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, और ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। नाउ लॉन्चिंग ऑफ इरिगेशन स्कीम्स, बहुत सारी सिंचाई की जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च की गई हैं, जैसे कि मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं टू प्रोवाइड पावर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स, जिससे कि बिजली से लेकर सिंचाई तक सभी तरह की सुविधाएं किसानों को दी जाए। नाउ HYV सीड्स एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इन ऑर्डर टू एनहेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है HYV सीड्स फार्मर्स को। स्पेशल सेमिनार्स आर ऑल्सो बीइंग हेल्ड, बहुत सारे सेमिनार्स कराए जाते हैं। मैनी न्यू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन इस्टेब्लिश, बहुत सारी नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश की गई हैं। किस लिए की गई हैं, जिससे कि फार्मर्स को क्या किया जाए, अवेयर किया जाए। नाउ पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स, यानी प्रोक्योरमेंट होता है स्टूडेंट्स जैसे वसूली, है ना, तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन हैज़ बीन सेटअप, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सेटअप किया गया है। यस, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सेटअप किया गया है विच डिक्लेयर्स द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें कि एग्रीकल्चर का प्राइस डिक्लेयर किया जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का प्राइस डिक्लेयर किया गया इन एडवांस में, सो दैट द फार्मर्स में नो, जिससे कि किसानों को पता चल जाए व्हाट दे आर गोइंग टू गेट फॉर देयर प्रोड्यूस, जो उन्होंने उत्पादन किया है उसका उन्हें क्या मिलने वाला है। गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक FCI, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वो विविधता के तौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं किसानों से। नाउ क्रॉप्स इंश्योरेंस, now crops insurance and agriculture finance. As we are aware of the fact that Indian agriculture is mainly dependent on nature, ऐसा कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस तथ्य को कि जो भारतीय कृषि है वो कहीं ना कहीं आधारित है नेचर पर, प्रकृति पर। क्रॉप्स आर ऑल्सो बीइंग इंश्योर्ड ड्यू टू हाई रिस्क, क्रॉप्स का इंश्योरेंस भी, क्रॉप्स के लिए इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ भी है हाई रिस्क की वजह से। गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड स्पेशल बैंक्स, गवर्नमेंट ने कुछ विशेष बैंक स्थापित की हैं, जैसे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, जिसको कि हम बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट टर्म है डेट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जामिनेशन। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लोन्स, नाबार्ड जो कि एग्रीकल्चरल लोन्स फार्मर्स को प्रोवाइड कराता है। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Read the chapter carefully and try to understand. That's it, students.